नमस्कार। सदन दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। इसके अलावा रेसलर विनेश फोगाट मामले में खेल मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया। बुलेटिन में अगले आधे घंटे में देखेंगे दोनों सदनों में आज कुछ रहा खास। लेकिन सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। लोकसभा से वित्त विधेयक 2024 को सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, सरकार की नीतियों से बढ़ा करदाताओं का विश्वास। अचल संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संशोधित प्रस्ताव से करदाताओं को मिलेगी कर में राहत। रेसलर विनेश फोगाट को फाइनल खेलने के लिए अयोग्य घोषित किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से जताया कड़ा विरोध। खेल और युवा कार्य मंत्री मनसुख मंडाविया का लोकसभा में बयान। उचित कार्रवाई के लिए आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा से प्रधानमंत्री ने की बात। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 किया पेश। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने कहा, समाज के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के सभी हिस्सों का रखा ध्यान। विपक्ष का गरीब और मध्यम वर्ग की अनदेखी का आरोप। बुलेटिन में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्रवाई की। लोकसभा से वित्त संख्यांक 2 विधेयक 2024 को चर्चा के बाद सरकारी संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा का जवाब दिया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए सरकारी संशोधनों के साथ विधेयक को पारित कर दिया गया। इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को कर राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने के निर्णय पर विपक्ष पर राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर में संशोधित प्रस्ताव से करदाताओं पर कर भार नहीं बढ़ेगा। Our approach has been that we bring in greater simplification of tax laws and procedures, and that we enable growth and employment in this country. So the twin approach for getting the taxation regime in this country a lot more simpler and technology driven has been the broad principle based on which the proposals have been laid before this august House. We've actually brought in transformational changes in the tax governance in the last decade. So, without drastically increasing taxes and minimizing litigation, we have actually helped, I would think, in bringing a simplified taxation regime. In 2023, sir, the slabs for personal income tax were significantly liberalized. All taxpayers had reduced tax liability of 37,500 rupees. This government has again revised slabs in the new regime even now in this budget. Certainly this has an impact on the middle class, I would believe. Standard deduction for salaried employees has also been increased from 50,000 to 75,000 in the new regime in this budget. This is an effective relief of up to 17,500 for a salaried employee. This again, I would believe, benefits the middle class. So further, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 rupees to 30,000 rupees. For salaried employees, deduction on employers' contribution in case of employees who are in private sector and public sector banks, those who are opting for the new tax regime, has been raised from 10% to 14% in this budget. Again, middle class stands to benefit from this as well. इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने वित्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लिया।
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजटीय प्रावधानों को दूरगामी बताते हुए कहा कि वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 10 से बढ़कर 18% हो गई है। वहीं विपक्ष ने महंगाई और गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बजट की आलोचना की। आज हम जब सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन इन टैक्सेशन की बात करते हैं, आज इस फाइनेंस बिल पे जो चर्चा हो रही है, इसमें जो टैक्सेशन के सिस्टम की रूपरेखा है, आज 2022 और 23 में जो टैक्सेशन सिस्टम था उसकी तुलना में ये बजट 58% टैक्सेशन सिस्टम को सिंप्लीफाई करेगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम होगा कि 58% का एक सिंप्लीफिकेशन होने जा रहा है। Sir, I warmly welcome the announcement made in this budget for gems and jewelry industry. The abolition of equalization levy on sales of rough diamonds and the introduction of safe harbor tax are welcome steps for diamond industry, which was the long pending demand of the industry. Digital infrastructure is very crucial for modernizing of economy and to support the new business models. Sir, this budget encourages the investment in enhancing the digital infrastructure. Sir, all these measures collectively aim to stabilize the economy, generate the employment, and emphasize capital information, thereby setting a robust foundation for sustainable growth in India. सौम्यकांति घोष की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च किए हैं, कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग एवरेज 4.6% से 4.7% रहने की संभावना है। मेरा सुझाव है कि ग्रामीण एवं शहरी इन्फ्लेशन कम से कम हो ताकि कंज्यूमर को नुकसान न हो एवं देश प्रगति करे। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके क्रम में भारत सरकार ने 6,181.41 करोड़ रुपए की आवंटन की, जिसमें से 5,682.5 करोड़ रिलीज हुआ है। मैं इस सदन के माध्यम से शेष 498.87 करोड़ बकाया राशि की अविलंब जारी करने की आग्रह करता हूं। महोदय, आपको क्या लगता है महोदय, जब देश की सरकार यहां बजट बनाती है तो रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध का प्रभाव नहीं होता है? आज देश में कम से कम 100 ऐसे विमान हैं जिसके इंजन खराब होने के कारण, क्योंकि टाइटेनियम सबसे ज्यादा रूस में होता है, वहां पर यूरोप का सैंक्शन लग गया। यूरोप का जब सैंक्शन लगा तो पूरे दुनिया भर में जहाजें बैठ गई। क्या उसका प्रभाव भारत पर नहीं होता है? क्या अगर इजराइल का युद्ध होता है पैलेस्टीन के साथ तो उसका प्रभाव भारत पर नहीं होता है? तो बजट बनाने वाले और देश की सरकार, और इसीलिए देश की सरकार ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस इस कुर्सी पर बैठाया है कि हम दूरगामी देश के भविष्य को सोचते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट को तकनीकी आधार पर फाइनल में खेलने के अयोग्य घोषित किए जाने का भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में इस बारे में बयान दिया। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर
भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले उठाए गए। सदन के विभिन्न सदस्यों ने शून्यकाल से अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सदन में उठाया और सरकार से इसके समाधान की मांग की। उड़ीसा के तालचेर में एक फर्टिलाइजर प्लांट 70 के दशक में हुआ था। बाद में गलत परिचालन के कारण वो 90 के दशक में बंद हो गया था। नाउ देयर इज ए जॉइंट वेंचर तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड। उसके काम का कैसे प्रगति हो और वो प्रोजेक्ट कैसे जल्दी समाप्त हो, ऐसा मेरा निवेदन है। There is a need now to have a third line from Barang to Kapilas Road so that most of the superfast trains can travel through Cuttack. Long distance trains to Amritsar and also to Jaisalmer, which bypasses Cuttack, needs also to be traveled, needs also to fly through Cuttack railway station. That I would be happy if the government takes up this third line in urgent basis. मान्यवर, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त का एक केंद्रीय टीम से आकलन करवाकर पीड़ितों को केंद्रीय सहायता तुरंत एवं आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने की कृपा करें। माननीय बुलेटिन में अब बात राज्यसभा की कार्रवाई की। राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत जन्मदिन की बधाई से हुई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बीएल वर्मा को जन्मदिन की बधाई दी। राज्यसभा के पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे गए। इसमें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कागजात पटल पर रखे गए। साथ ही सरकारी आश्वासन संबंधी समिति समेत कई प्रतिवेदन और मंत्री की ओर से वक्तव्य भी दिया गया।
राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए और सरकार की ओर से इसके समाधान की मांग की गई। इसमें स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार पर जोर दिया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के चलते प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान का मुद्दा सदन में उठाया गया। राज्यसभा में आज विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। इस दौरान सदस्यों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का भी संबंधित मंत्रालय की ओर से उत्तर दिए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण बनने वाली पराली से जैव बिटुमेन, बायो सीएनजी, बायोगैस और हवाई ईंधन बनाया जा रहा है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में ये जानकारी दी। निजी स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से जुड़े प्रश्नों का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार देश में समग्र तटीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसे मजबूत बनाने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है, जिसकी अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 48 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि प्रशिक्षण से इन उम्मीदवारों को रोजगार पाने में मदद मिली है। राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि मोदी सरकार संविधान और इसकी प्रस्तावना की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इनकी रक्षा हर कीमत पर की जाएगी। शून्यकाल के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनसीईआरटी की पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना को हटाने की खबरों का मुद्दा उठाया, जिसका सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने जवाब दिया। Honorable members, undoubtedly, all of us are committed to the Constitution, and any perception to the contrary perhaps will hurt everyone. Honorable Leader of the House. माननीय सभापति जी, आज हाउस बहुत तरीके से चल रहा था और वातावरण भी बड़ा अनुकूल था। विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया जिसके कारण भावनाएं दोनों तरफ से भड़की और इस तरीके से विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया उसमें से एक ध्वनि प्रतिद्वंदित करने की कोशिश की गई कि शायद संविधान के प्रियम्बल और संविधान की मूल धाराओं से कुछ छेड़छाड़ होने की बात है। विपक्ष के नेता ने कहा कि ऐसा देखने में आया है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा पढ़ने में आया है। मुझे लगता है कि इस हाउस में कोई भी वक्तव्य देने के पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष के नेता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि देखने में, सुनने में और पढ़ने में नहीं, किस सोर्स से आया है उस सोर्स को रखना चाहिए। और सोर्स, सभापति जी, कभी भी अखबार की कतरनें नहीं होती हैं। सोर्स ओरिजिनल टेक्स्ट बुक होता है। दूसरी बात, मैंने ना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देखी है, ना मैंने चेंज देखा है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने जितना संविधान को इज्जत दे करके आगे बढ़ने का तय किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। और प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। वो अक्षरशः word by word, letter by letter, this government under the dynamic leadership of Modi ji is committed. राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दोनों विधेयक को चर्चा और लौटाने के लिए पेश किया। श्रीमती निर्मला सीतारमण to move motions for consideration of the following bills: the Jammu and Kashmir Appropriation number 3 Bill 2024 and the Appropriation number 2 Bill 2024. Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir
for the services of the financial year 24-25 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. And with your permission, sir, I'll also move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 24-25 as passed by the Lok Sabha to be taken into consideration. Motion moved. Motion for consideration of the Jammu and Kashmir Appropriation Number 3 Bill 2024 and the Appropriation Number 2 Bill 2024 are now open for discussion. विभिन्न दलों के सदस्यों ने विधेयक पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि बजट में समाज के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के सभी कारकों का ध्यान रखा गया है। सरकार का पूरा ध्यान गरीबों, युवाओं, किसान और महिलाओं पर है। मध्यम वर्ग के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी ध्यान में रखा गया है। वहीं विपक्ष ने कहा कि इसमें गरीबों और मध्यम वर्ग की राहत के लिए कुछ भी नहीं है। As we all know, unemployment is one of our concern of this government, and by skilling and by bringing different measures for employment, and in this budget also 3 major areas has been identified for employment of the unemployed youths, so that they are trained and they are skilled. So the inclusive human resource development and social justice had always been the priority of this government. And if we see that the 10 years that have passed has seen in every sphere that this priority has been always taken into its important implementation. यह सभी इंडेक्स जितने भी हैं, यह ग्लोबल एजेंसीज वह रिसर्च करती हैं, उसमें सभी में मोदी जी के नेतृत्व में थोड़ा जंप नहीं बल्कि क्वांटम जंप कोई हुआ है, ये भारत का हुआ है। सरकार के काम करने का जो वह इतना बड़ा फंड खर्च करके जो हमारा पूरा का पूरा अगर एलोकेशन देखेंगे सारे हेड ऑफ अकाउंट में, तो 2013-14 से देखेंगे तो कोई 10-20-25% नहीं बढ़ा है। अगर हेड ऑफ अकाउंट में देखेंगे किसी में 5 गुना, किसी में 7 गुना, अगर एवरेज ही देखेंगे तो पूरे एक्सपेंडिचर जो एलोकेशन है उसमें 3 गुना पहले से अधिक खर्च हुआ है। यह मोदी सरकार की नीतियों के कारण हुआ है। भारतवर्ष में अन्नपूर्णा भारत में सब लोगों को खाने पीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सारा काम जिस देश में होता है, एक भी आदमी आज भूखा नहीं सोता है, तो ये गरीबी की रेखा के ऊपर लाने का काम भारत सरकार ने किया है। सभापति महोदय, एंजल टैक्स खत्म की, इस एंजल टैक्स को कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। इस एंजल टैक्स के खत्म होने के बाद में आप बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, ये बात इनको बजट में देखनी चाहिए थी, वो बजट में बात नहीं की गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों के व्यवहार को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सदन को बाधित करना बहुत कष्टकारी है और ये लोगों के विश्वास को कम कर रहा है। Honorable members, Shri Pramod Tiwari, who was seated next to leader of the opposition and is a deputy leader of the main opposition party. They ruled this country for quite long and should be fully in know of rules of procedure, rules of conduct. Says LOP requests to raise an emergent issue impacting countrymen and wants short intervention time. Imagine, nothing is spelled out. This kind of approach to take the platform only to earn brownie political points. This is a very important theater of dialogue, debate, discussion, deliberation. I take exceptional stance towards a trend that is emerging to challenge the chair every time. I have enough patience
They have put it in writing also on occasions I reflected. In this painful moment, when our countrymen will be shocked that those whom they have sent to Rajya Sabha to show responsibility, respect to Constitution, be an example so that others can follow, engage in unruly conduct, shouting which we will not bear in any institution, in any society, anywhere. These are dangerous practices. They threaten the very fundamentals of democracy. Trust me and have it from me. If we do not search our soul, if we do not counsel our friends, we will be doing greatest disservice to democracy. We are here to strengthen the foundations of democracy. We have taken oath to abide by the Constitution, and we are shredding it. If leader of the opposition can be epicenter of it, what could be more painful than this? I must tell you three things in particular. Whomsoever sits in the chair has to be respected. My illustrious predecessors have been giants. I may not be able to come to their level. I will try my utmost. But to engage day in and day out in a manner to run down the authority of the chair, to take the chair lightheartedly, through each of you, I wish to finally appeal to them. They must reflect, they must introspect, they must search their souls, and must always know that sometimes after giving all opportunities, there is an end to it. I never want to come to that end. A leader of the opposition wants me to interrupt the debate without taking recourse to any rule. A leader of the opposition sends a written message to take the floor without detailing out on what issue. And all parties that have gone outside, they have worked in togetherness without rationally examining the damage they have done to this institution. If we work like this, mechanically, then the greatest disrespect you are showing to this temple of democracy. It is sacrilege of democracy. If you left with them, you agree to their shoutings, you agree to that misdemeanor, which no one will ever countenance. That will put shame to all of us. I am in deep pain. I plead with you all. I plead with those who are coming. Please search your souls. Do not engage in sacrilege of this temple. Do not engage in a conduct which is least becoming of any individual in the country, much less a member parliament, much less a member of the upper house. I was surprised that rather than giving wiser counsel, rather than reflecting, shouting, people walk out. You were not walking out from this house. You were walking out from your constitutional duty. Your attempt was to disrupt the house. Disruption and disturbance of the house is very painful. It is antithetical to democracy. If we continue with this trend, faith of the people will be lost. Even now, let me tell you, friends, the respect that people have for our deliberations is at the lowest level. For heaven's sake,
think about it. Do not hurt yourself. Do not form a group or a block only to walk out, only to slogan shouting. And why I am saying so? From this chair, I have watched movements, I have watched developments. I do not wish to share with you. But those who walked out know it for sure. And if they do not know it, then they have outraged their oath, insulted the elected that has sent them here. इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।